जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। करीब 600 साल पहले जब संत रविदास ने समाज की सच्चाई को बताया था, तब समाज कट्टर जातिवाद में विभाजित था। छह सदियां बीत गईं, लेकिन समाज का न दस्तूर बदला, न रवायत, न ही मिजाज। संविधान को बने भी 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी सियासत की हथेली पर रंग तभी आता है जब उस पर जातिवाद की मेहंदी लगती है। सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। ध्यान अब न हरि में है न हरि के बंदों में, क्योंकि सियासत का काम तो वोट बैंक से चलता है। और यूपी की सियासी बैटल का एपिसेंटर इस वक्त बना है इटावा। कहावत तो यह भी है कि गए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। इटावा में भी भगवान विष्णु की कथा पलक झपकते ही कांड में तब्दील हो गई, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठे कथावाचक यदुवंशी थे। जाति की यही पहचान 2027 की पॉलिटिकल पिच बन गई। कथावाचक मुकुट मणि के साथ बदसलूकी की गई, मुकुट मणि की चोटी काट दी गई। साथ ही संत सिंह यादव के साथ भी बदसलूकी हुई। व्यासपीठ से चली यही जंग सियासत की शक्तिपीठ बन गई। अखिलेश यादव को इस आपदा में अवसर दिखा और उन्होंने लपक लिया। अखिलेश यादव को इसमें सियासी संजीवनी दिख रही थी। यही नहीं, पहले अखिलेश यादव ने संतों का सम्मान किया, फिर उन्होंने जाति की पहचान को लेकर राजनीतिक अस्त्र चलना शुरू कर दिया। इटावा का चोटी कांड भले ही उत्तर प्रदेश की सरहद से निकला, लेकिन यूपी की सियासत से लेकर बिहार की राजनीति तक को प्रभावित कर रहा है। वोट बैंक की सियासत के दो बड़े स्तंभ ब्राह्मण और यादव, दोनों के समीकरण भी हिलने लगे हैं। यूपी की आबादी में 2.5 करोड़ यानी 11% ब्राह्मण हैं। यूपी की आबादी में 3 करोड़ यानी 12% यादव हैं। 115 सीटों पर ब्राह्मण का प्रभाव है। 60 सीटों पर ब्राह्मण जीत का दांव चलते हैं। 2022 में यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक जीते। 52 में से 46 बीजेपी के विधायक हैं। जाति की सियासी सफलता का यही स्ट्राइक रेट राजनीतिक पार्टियों को जाति वाली मेहंदी लगाने पर मजबूर कर जाता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक्शन शुरू किया, लेकिन साहब ये तो राजनीति के चिराग से निकला जातिवाद का जिन्न था, जो जल्द चिराग में वापस नहीं जाता। खबरें फैली तो चोटी कांड का असर कई जिलों और राज्यों में दिखने लगा। मारपीट की कई घटनाओं की तस्वीरें सामने आई और बिहार में ब्राह्मण तक बैन कर दिए गए।
समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को यूपी की सियासत में नई प्रयोगशाला के तौर पर बनाने की कोशिश की, लेकिन समाजवाद वर्सेस नमाजवाद की एक लाइन ने विपक्ष के प्रहार और पॉलिटिकल धार दोनों को कुंद करके रख दिया। गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं, जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं, जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए, तो अतिशयोक्ति न होगी। इटावा से मुजफ्फरनगर की दूरी करीब 426 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये दो जिले इस वक्त यूपी की सियासत में राजनीतिक कंपन के एपिसेंटर बने हुए हैं। दो 2027 के सियासी मिशन को देखते हुए जहां इटावा में पहले जाति की हांडी को चुनावी आंच पर चढ़ाया गया, तो सावन का महीना आने से पहले ही मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर पॉलिटिकल मानसून की सियासी बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मुजफ्फरनगर पॉलिटिकल लैबोरेटरी में तब्दील हो गया। कावड़ को सनातन संस्कृति में शिव शक्ति के वरदान से जोड़ा जाता है, लेकिन आज वही कावड़ राजनीति का सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। पवित्रता की जांच और ढाबों के नाम की पहचान ने कावड़ को शुभ संयोग की जगह क्रियात्मक प्रयोग बना दिया है और शुरू हो गया एक नया पॉलिटिकल ड्रामा, जिसकी स्क्रिप्ट में विवाद, अपवाद और आतंकवाद तक को सम्मिलित कर लिया है। सनातन सृष्टि में कांवड़ संतुलन का प्रतीक है, लेकिन कांवड़ की यात्रा को पॉलिटिकल स्टंट बनाकर असंतुलित करने की कोशिश की गई। कांवड़ और कांवड़ यात्रा सनातनियों के लिए शिव शक्ति के संयोग के साथ सावन का वो त्योहार है जिसमें पवित्रता सर्वोपरि है। और कांवड़ यात्रा में शिव भक्त मां गंगा का जल कंधों पर लाद कर लाते हैं, शिवालयों में चढ़ाते हैं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिले यूपी को उत्तराखंड से जोड़ते हैं और इन्हीं रास्तों से होकर कांवड़ यात्री जल लाते हैं। यात्रा लंबी होती है क्योंकि पैदल तय की जाती है। ऐसे में खाने पीने का सहारा वो ढाबे बनते हैं जो रास्ते में बने हैं। इन्हीं ढाबों की पवित्रता की जांच को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। पिछले साल इन्हीं ढाबों की पहचान और असली नाम पर विवाद हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन इस बार विवाद में आतंकवाद और पहलगाम तक की घटनाओं को उछाल दिया गया। खाद्य पदार्थ की दुकान चलाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना इस बात से है कि चाहे हिंदू हो दुकान चलाने वाले या मुसलमान हो, वे अपना नाम लिखें। लेकिन कोई भी मुसलमान सनातन धर्म के देवी देवताओं का, उनका सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखेगा तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति का विषय है। सरकार के आदेश का पालन कराना प्रशासन का काम है, ठीक है, सिविलियंस का काम नहीं है। सिविलियन जाएं और लोगों को टेरराइज करें, पैंटे उतरवाएं कर्मचारियों की, उसके बाद जो भी वो करें, वो उसके आगे का हाल तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी टेरराइज कर रहे हैं। पहलगाम के आतंकियों ने भी पैंटे उतरवा के देखी।
कांवड़ यात्रा सियासी प्रयोग की प्रयोगशाला इसलिए बनती है क्योंकि ये जिस रास्ते से गुजरती है वहां की डेमोग्राफी इसे अहम बनाती है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर अहम जिले हैं। दोनों जिलों में मुस्लिम हिंदू आबादी लगभग बराबरी पर है। मुजफ्फरनगर में 57.51% हिंदू और 41.30% मुस्लिम आबादी है, तो सहारनपुर में 56% हिंदू और 41.95% मुस्लिम आबादी रहती है। अब डेमोग्राफी का यही समीकरण पॉलिटिकल स्टंट की वजह बनता है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दोनों ही जिलों को मिलाकर करीब 13 विधानसभा की सीटें विधानसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं। और 2024 का परिणाम बताता है कि कैसे समाजवादी पार्टी ने धार्मिक समीकरण साधकर संजीव बालियान को हराया और हरेंद्र मलिक यहां से सांसद बने। पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि चुनावी रण में मुस्लिम एक मुश्त वोट डालता है, लेकिन सनातनियों का वोट जाति और धर्म को देखकर बंटता है, विभाजित होता है। और अब 42% की आबादी की इसी एकता की वजह से कांवड़ यात्रा में इंटरेस्ट अखिलेश यादव को भी है, कभी मुरादाबाद से सांसद रहे एसटी हसन को भी है और हैदराबाद से अपनी सियासी जमीन बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को भी है, क्योंकि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से निकला संदेश पूरे देश में चुनाव जीतने का नया फॉर्मूला तय कर सकता है। और ये चाबी हर किसी को हासिल करनी है। बिहार में तो बरसों तक लालू यादव इसी फॉर्मूले पर राज करते रहे, वरना जो कांवड़ सनातन में दो घड़ों के साथ संतुलन का प्रतीक स्थापित करती है, वो विपक्ष के लिए सियासत में केवल एक पक्ष की पैरोकार कैसे बन जाती है? इसका जवाब उसी विवाद, तनाव, संघर्ष और नफरत से होते हुए रास्ते पर मिलता है जिसमें पवित्रता की जांच करने वाला सनातनी एसटी हसन को पहलगाम वाला आतंकी दिखता है। आध्यात्म में जब आतंकवाद दिखने लगे तो उस सियासी चश्मे को तोड़ने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि वो खुद ब खुद टूट जाता है। राजनीति में सारा खेल परसेप्शन का होता है। माहौल बनता है और रातों रात सत्ता से लेकर भावना बदल जाती है। इसलिए कांवड़ यात्रा विवाद और चोटी कांड के जरिए सामाजिक ताने बाने में नफरती ठूंठ डालने की कोशिश हो रही है, जिससे कि टारगेट पर बहुसंख्यक सनातनी रहे और उनमें विभाजन के जरिए सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। वरना जिस समाज में बराबर की साझेदारी की बात होती हो, वहां किसी को क्यों ये सोचना पड़ता है कि क्या खाएं, कहां से खाएं। गंगा जमनी तहजीब तो ये होती कि कांवड़ यात्रा रूट पर सब कुछ शीशे की तरह साफ होता। कांवड़ यात्रा पहचान विवाद में हैदराबाद से दम भरने आए ओवैसी उस वक्त एक्सपोज हो गए जब उनके बयान वाला गोपाल तजम्मुल निकला। तजम्मुल अपनी पहचान छिपाकर ढाबे में काम कर रहा था। तजम्मुल का आधार कार्ड चीख चीख कर कह रहा है, पहचान की गवाही दे रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी ने इसी गोपाल का नाम लेकर बताया था कि उसकी पैंट उतार कर पहचान की गई थी, जिसको एसटी हसन ने पहलगाम वाले आतंकी हमले से जोड़कर कांवड़ यात्रा को आतंकवादी घटना से कोरिलेट करने की गुस्ताखी की थी। अब सवाल उठता है कि आखिर सियासी प्रयोगशाला में बहुसंख्यक सनातनी ही टारगेट पर क्यों रहता है? तो इसका जवाब है तुष्टीकरण, जिससे मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट रहे और बहुसंख्यक वोट बैंक को जाति के नाम पर तोड़कर सत्ता की सीढ़ी हासिल की जा सके। अब 2014 से 2024 तक के लोकसभा चुनाव को देखें तो 2014 में 8.5% मुसलमान वोट बीजेपी को मिले, 2019 में 9% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले, 2024 में 8% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले। 2024 में बीजेपी को 1% मुस्लिम वोट का नुकसान हुआ, लेकिन खतरा ये नहीं है। खतरा था यूपी में हुए उपचुनावों का। उपचुनाव में बीजेपी ने वो सीटें भी हासिल की जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। 65% मुस्लिम वोटर आबादी वाली कुंदर की सीट जीतकर बीजेपी ने बड़ा डेंट मारा। और इसी चक्रव्यूह और मुस्लिम मोहपाश को तोड़ने के लिए सनातनियों को टारगेट पर लिया जा रहा है, क्योंकि वो बड़ा वोट बैंक है। नफरत फैलाने की साजिश होती है, डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है।
हिंदुओं को टारगेट इसलिए किया जाता है कि हिंदू सहिष्णु है, दयालु है, उसके अंदर मानवता है, वो सहन करता है, उस पर चाहे किसी भी टिप्पणी करी जाए वो कभी प्रतिकार नहीं करता। और जो दूसरा पक्ष है उन पर इनकी कहने की हिम्मत नहीं है, चाहे वो भारत के अंदर कितनी भी गुंडागर्दी करे, कुछ भी करे, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। अखिलेश यादव ने सियासत की दिशा तो दक्षिणा तक पर मोड़ दी, जिससे पॉलिटिकल सिनेरियो में नया चैप्टर ही खुल गया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? हम भैया राजनीति पे कोई बयान देते नहीं, कोई हम पर यदि देता रहे, भगवान की इच्छा मान लेते हैं, हनुमान जी की इच्छा है, हम तो अपना कार्य सत्य करते रहते हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, जो जैसा जाकी रही भावना जैसी प्रभु ने तो देखी थी। अब सियासत की तस्वीर में हर रंग भरे जा रहे हैं। सत्ता के पास जाने के लिए जिसे जो रंग अच्छा लग रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जनता पूरी तस्वीर गौर से देख रही है और समझ रही है कि 27 के मिशन पर काबिज किसे करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।